तो पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीतीश जोन BSc में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम सोशल साइंस के आपदा प्रबंधन के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। यह सब्जेक्टिव प्रश्न 2 लेक्चर्स में होंगे, जिसमें हम आज पहला लेक्चर्स करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों लेक्चर्स। देखते हैं पहला प्रश्न कहता है आपदा कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं इसके उत्तर। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी इत्यादि, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो आपदा है वह मानव निर्मित आपदा है, जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद इत्यादि जो होते हैं वह मानव निर्मित आपदा होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपदा से आप क्या समझते हैं। देखते हैं इसके उत्तर। प्रकृति में घटित होने वाले वैसे प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव, जीव जंतु, धन संपदा आदि का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, आतंकवाद इत्यादि जो होते हैं वह आपदा होते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। देखते हैं इसके उत्तर। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इसके द्वारा आपदा से पूर्व तथा बाद में कम से कम क्षति हो सके। आपदा में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की क्षति होती है, इसलिए दोनों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसे कुशल बनाया जाता है, ताकि आपदा के समय कम से कम क्षति हो अथवा क्षति से बचाया जा सके। ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपके पहले चैप्टर के थे आपदा प्रबंधन के। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर बाढ़ और सुखाड़ की ओर, जिससे काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न। बाढ़ के नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह VVI प्रश्न है। तो देखते हैं इसके उत्तर। बाढ़ के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करनी चाहिए। पहला उपाय है सरकार के माध्यम से नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। दूसरा, नदी तटबंधों को मजबूत ऊंचा मरम्मत करनी चाहिए। तीसरा है नदी के तटबंधों पर वृक्षारोपण करनी चाहिए। चौथा है बांधों का नियमित जांच करनी चाहिए ताकि बांध टूट न जाए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं इसके उत्तर। अत्यधिक वर्षा होने से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है। साथ ही नदियों की तलहटी में अवसादों के जमा होने से गहराई कम हो जाती है, जिस कारण नदियों का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि तटबंधों फूटने लगते हैं और इनका पानी विभिन्न क्षेत्र में फैलने लगते हैं, जो धीरे धीरे बाढ़ धारण कर लेता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाढ़ से होने वाले हानियों की चर्चा करें। देखते हैं इसके उत्तर। बाढ़ से होने वाले हानि निम्नलिखित है। पहला, बाढ़ के कारण जीव जंतु, वनस्पति एवं धन की काफ़ी क्षति होती है। दूसरा, उपजाऊ मृदा पर काफ़ी समय तक जल का जमाव हो जाता है। तीसरा, सड़क एवं रेल मार्ग भंग हो जाता है। चौथा, महामारी जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया इत्यादि रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी को लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी निम्नलिखित है। पहला सावधानी है बाढ़ पूर्व सरकारी सूचनाओं को पालन करें। दूसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को तैरने और नौका चलाने का प्रशिक्षण देना। अब तीसरा है महामारियों से बचने के लिए दवा आदि का प्रबंध करनी चाहिए। चौथा, खाने पीने की सामग्री को बाढ़ से पूर्व की व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवा है मकानों का निर्माण नदी तट पर या ढलानों पर नहीं करनी चाहिए, जिससे मकान टूट न जाए। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न जो कि काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। पांचवा प्रश्न कहता है सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। देखते हैं इसके उत्तर। सुखाड़ से बचाव के तरीके निम्नलिखित हैं।
पहला, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ को लगाना चाहिए। दूसरा, वर्षा जल का संचय घर के छतों पर, तालाबों में, कुओं में या नहरों में किया जाना चाहिए। तीसरा, नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। चौथा, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। देखते हैं इसके उत्तर। औसत से कम अर्थात 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर एवं भूमिगत जल स्तर का अधिक गहराई तक चले जाने पर जो समस्या उत्पन्न होती है उसे सूखा कहते हैं। सूखे के कारण पीने का पानी एवं सिंचाई हेतु पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सूखे का सबसे प्रमुख कारक भूमंडलीय ताप में अधिक वृद्धि है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसके उत्तर। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक निम्नलिखित हैं। पहला, पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई। दूसरा, घरेलू ईंधनों जैसे केरोसिन, डीजल एवं एलपीजी गैसों से उत्पन्न वायु प्रदूषण। तीसरा, जल वर्षा का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, भूमंडलीय ताप में वृद्धि। और पांचवा, अनियमित वर्षा इत्यादि। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, बाढ़ के कारणों को लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। बाढ़ के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नदियों के जलस्तर बढ़ने से। दूसरा, नदी की तली में अवसाद जमा होने से। चौथा, पेड़ पौधे की कटाई से। पांचवा, कमजोर तटबंधों के टूटने फूटने से। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कहता है, बाढ़ से सुरक्षा संबंधित उपायों को लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। बाढ़ से सुरक्षा संबंधित निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, नदियों के तट पर एवं ढलानों पर घर नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, बाढ़ के बाद पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, बाढ़ की सूचना मिलने से सतर्क हो जाना चाहिए। चौथा, नदियों के तटबंधों का नियमित मरम्मत एवं देखरेख होनी चाहिए। पांचवा, बाढ़ के आने से पहले ही खाद्य वस्तुएं जैसे दवा, पेयजल उपलब्ध कर लेनी चाहिए। छठा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को नौका चालन एवं तैराकी का प्रशिक्षण देनी चाहिए। सातवां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले चैप्टर। इस चैप्टर के इतने सारे प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा चैप्टर है भूकंप एवं सुनामी। इसके हम देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखते हैं इसके उत्तर। भूपटल के अंदर की तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। यहाँ उत्पन्न ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न होती हैं। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, जबकि यह कंपन जब महासागर की तल पर होती है तो उसे सुनामी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, भूकंप का केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखते हैं इसके उत्तर। भूपटल नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं, जबकि भूपटल पर वह स्थल जहां भूकंप की तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखें। तो देखते हैं इसके उत्तर। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले तरंगे निम्नलिखित हैं। पहला, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। सुनामी से बचाव
के कोई 3 उपाय बताएं। देखते हैं, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसके उत्तर। सुनामी के बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर कंक्रीट बांध बनाना चाहिए। दूसरा, समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। तीसरा, समुद्र तटीय क्षेत्रों के लोगों को प्रशिक्षण देनी चाहिए। तो ये थे आपदा प्रबंधन के इतने सारे प्रश्न। अब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे और सारे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSc चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो नीतीश जोन BSc टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार 91 इंस्टा ID है, उसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।